सॉरी, लास्ट क्लास में गाने हो गया था मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा बाकी है। लो बेटा, इसमें हेडिंग लिखो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसमें बस एक स्टेटमेंट लिख लो, दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ डी ब्लॉक। दिस मेटल दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ डी ब्लॉक। ये बेटा समझना, इसको बड़ा सिंपल सा है। इस डिफेक्ट में बेटा क्या करते हैं, अगर मैं इस सॉलिड को हीट कर दूं तो हीट करने पर क्या होता है, अगर ये Mn+2 ये अपनी लोकेशन छोड़कर अगर बाहर चला जाए, ठीक है, तो मेटल की डेफिशिएंसी आई। लेकिन ध्यान से समझो, खुद को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए अगर बेटा +2 चार्ज गया है तो कहीं ना कहीं से -2 भी जाना चाहिए। तो खुद को न्यूट्रल मेंटेन करने के लिए नियरेस्ट वाला जो कैटायन है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ये चार्ज +2 से बढ़कर कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है? आप जितना हीट करते जाओगे अट्रैक्शन कम होता जाएगा, कैटायंस अपनी पोजीशन छोड़कर बाहर चले जाएंगे, बाहर मतलब वेपर फॉर्म में बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पर मेटल की डेफिशिएंसी आई, लेकिन साथ में क्योंकि खुद को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मेंटेन करना है तो साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप बताइए, अगर मैं मैग्नीज की जगह सपोज ये एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड के साथ लेता, क्या कैल्शियम +2 से +4 जा सकता था? ये फैसिलिटी केवल कौन से में होती है कि अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर ले, डी ब्लॉक। इसलिए डी ब्लॉक के मेटल ही डिफेक्ट दिखाते हैं, बस नोट कर लीजिए। ये केवल डी ब्लॉक के मेटल्स ही दिखाएंगे बस। ये हो जाए तो बेटा फिर इसके बाद लिखना इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ब्रैकेट में लिख देना आयोनिक सॉलिड। आपके फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स में कंडक्टर हो गए, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, तो मैं पूरा समझा दूंगा, अगर पढ़ लिया तो। और आपके थर्मोडायनेमिक्स हो चुकी है क्या फिजिक्स में? फिजिक्स में थर्मो नहीं हुई? चलो, नेक्स्ट थर्ड नंबर लिखना इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब आप समझिए ध्यान से, इम्प्योरिटी डिफेक्ट 2 टाइप का होगा। फर्स्ट होगा इन कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड आप फिजिक्स में कवर कर चुके हैं, याद है? अगर मैं 14th ग्रुप की बात करूं, जैसे कार्बन तो हटा दें, मेनली सिलिकॉन और जर्मेनियम, अगर इसमें 13th ग्रुप डालते हैं तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं, और अगर 15th ग्रुप के एलिमेंट डालते हैं तो एन टाइप बनते हैं। तो इसे बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग मतलब किसी एक एलिमेंट में कोई दूसरे नेचर का एलिमेंट मिक्स कर रहे हो। लेकिन ये मिक्सिंग कौन सी होती है बेटा? कोवेलेंट वाली। हम डिस्कस कर रहे हैं डोपिंग किसमें? आयोनिक। बड़ा सिंपल सा केस है। मैंने क्या किया, सपोज NaCl को डॉप किया किसके साथ? CdCl2। डोपिंग का एक ही रूल है, एनायन सेम होने चाहिए। फिर बोल रहा हूँ, डोपिंग में एनायन, यहाँ Cl है तो Cl ही आना चाहिए, लेकिन जो कैटायन है इस कैटायन की वैलेंसी इससे ज्यादा होनी चाहिए। समझाता हूँ कैसे। अगर Na+1 है तो यहाँ पर आप +2 +3 ले सकते हो, लेकिन अगर ये खुद मान लो +2 होता तो फिर आपको क्या लेना चाहिए था? +3 और +4। डोपिंग की बात करें, यहाँ पर ध्यान रखना, जिसको डॉप कर रहे हो उसमें एनायन सेम होना चाहिए, कैटायन हायर वैलेंसी का होना चाहिए। मैं लिखवा दूंगा। अब सुनिए होगा क्या बेटा, एनायन की जगह एनायन जाएगा तब तो डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही कैटायन जाएगा, कलर बदल देते हैं इसका। अब आप बताइए, जैसे ही कैटायन जाएगा, जब एक कैडमियम यहाँ पर एंटर करेगा, तो ध्यान से सुनना बेटा, ये सोडियम बाहर निकलेगा। कोई पूछे सर ये सोडियम कहाँ चला जाएगा, बाहर Cl- घूम रहे हैं, उसको अटैक कर लेंगे। मैंने जैसे ही CdCl2 को यहाँ भेजा, एक कैडमियम कैटायन कैटायन की जगह गया, Na+ बाहर आया। लेकिन ध्यान से देखो, खुद को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मेंटेन करना है। तो सोचो बेटा, जब +2 एंटर हुआ है तो +2, अगर +2 चार्ज भेजा है तो +2 बाहर भी तो निकालोगे। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल मेंटेन करने के लिए पास में से एक सोडियम +1, ये सब गेम भी वैसे ही होता है, आपने समझिए। कंटिन्यूस हीटिंग कर रहे हो, हीटिंग करने से सरफेस का टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉन्ड लूज होंगे, तो होगा क्या, Cl की जगह चला भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे जनरली जाता भी नहीं, क्योंकि ये लेटिस तो अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है। होता क्या है बेटा, ये कैडमियम जैसे ही यहाँ जाएगा, Na निकलेगा, और इस Na को लेने का काम कौन करेंगे?
ये Cl माइनस की वेपर बैठी तो है, तो आप समझिए एनाइन क्या करेगा, केटाइन को लेगा। ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि अगर +2 एंटर हुआ है तो +2 चार्ज ही बाहर जाएगा। अब आप समझिए जब +2 बाहर चला गया तो ये जो आपके पास वैकेंसी डेवलप हुई केटायन की, इसी को बोलते हैं CV यानी केटायन वैकेंसी। तो बस ध्यान रखना। अच्छा एक और चीज बताओ पहले इसमें, अगर मैं CdCl2 की जगह कैडमियम क्लोराइड की जगह सपोज SnCl4 को ड्रॉप करता तो 4 नहीं 3। अरे भाई जब +4 जाएगा तो +4 बाहर आएगा ना, +4 का मतलब टोटल कितने सोडियम बाहर आने चाहिए थे, लेकिन 4 में से एक जगह तो कौन फिल कर देगा, तो केटायन वैकेंसी तो 3 ही होंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें एक स्टेटमेंट लिखो फिर बना लेना। लिखिए इसमें, when ionic solid when ionic solid docked with ionic solid docked with another ionic solid docked with another ionic solid having higher valency कॉमा लगा के लिख देना, cation vacancies are produced, cation vacancies are produced, cation vacancies are produced। ये बना लो बेटा। जैसे अपने इस केस में कितनी cation वैकेंसी बनेगी, 1। ठीक है, डाउटफुल है तो मैं लिख देता हूँ नोट नंबर 1 फॉर NaCl 1 CD+2 give 1 cation vacancy। ये बेटा कौन सा आयन कितनी वैकेंसी देगा, मैं NaCl की बात कर रहा हूँ। फिर एक एग्जांपल में करवा देता हूँ। इसको बोलते हैं बेटा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और वही बोले कि सर कैटायन वैकेंसी डेवलप करने से क्या होगा, आप देखो जितना वॉइड बढ़ते जाएंगे खाली जगह बढ़ेगी, ये पहले से ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज in 1 gram NaCl solid if NaCl solid is doped with NaCl solid is doped with 10 to the power minus 4 मोल परसेंटेज AlCl। ट्राई कीजिए। ये लास्ट एग्जांपल इस चैप्टर का। ये समझ में आया। NaCl में बेटा एक कैडमियम डालोगे तो एक CV बनेगा, 1 एल्यूमिनियम से 2 और 1 Sn से 3। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, एग्जाम में आया हुआ। इसमें प्रॉब्लम इस स्टेटमेंट में आ सकती है बेटा कि NaCl को आपने डॉप किसके साथ किया है, 10 टू दी पावर -4 मोल परसेंटेज। अगर इस लाइन में डाउट है तो मैं लिख देता हूँ, इट शोज दैट मोल परसेंटेज का मतलब, इसका मतलब है 100 मोल NaCl डॉप्ड विद 10 टू द पावर -4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। इस लाइन का ये मतलब है, आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है NaCl के 100 मोल में इतना डॉप किया है, तो आप चेक करो आपको क्या करना है। बस उस लाइन का मतलब समझ में आना चाहिए, वो मैंने लिख दिया। चलो ये जेईई मेन और एडवांस दोनों में आया हुआ है अलग अलग टाइम पर, सेम वैरायटी।
ये बेटा हमें कितने मोल गिवन है? 1, इसका मोलर मास 23 प्लस 35.5 NaCl का मोलर मास। तो अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय कर दूं तो 1/58.5, 1 मोल के लिए इतना, तो इतने मोल के लिए कितना हो जाएगा बेटा? 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 58.5। क्या इतने मोल AlCl3 मिक्स नहीं हुए? अब आप बताइए, अगर NaCl में AlCl3 मिलाएं तो जब एक एल्यूमिनियम डॉप होगा तो टोटल कितने सोडियम रिलीज होंगे? लेकिन 3 में से एक की जगह तो एल्यूमिनियम ले चुका है, तो एक एल्यूमिनियम से वैकेंसी कितनी बनेगी? तो बेटा ये क्लियर है कि अगर एक एल्यूमिनियम आएगा तो 2 वैकेंसी आएंगी। बस समझ में ये तो आ ही रहा है। आपने टोटल कितने मोल AlCl3 डालें। अब जब ये टूटेगा तो जितने मोल AlCl3 हैं, बस ये समझिए, जितने मोल AlCl3 होंगे उतने ही मोल एल्यूमिनियम आयन के होंगे, नहीं होंगे? और मोल की बात करें, जितने मोल एल्यूमिनियम आयन के हैं उसके डबल, तो 2 × 10⁻6 बाय इतने मोल ऑफ CV मिलेगा, नहीं मिलेगा? लेकिन मोल की जगह अगर नंबर पूछा है तो 2 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 58.5, मोल की जगह नंबर निकालना है, क्या करें? अब मोल की जगह इतने नंबर ऑफ CV कैटायन वैकेंसी आ जाएंगे। फिर रिपीट कर देता हूँ, बस इस लाइन का ध्यान रखो। 10⁻⁻4 मोल परसेंट का मतलब है 100 मोल NaCl में इतने मोल मिला है। आपको कितने मोल के लिए पूछा है, उतने मोल के लिए निकाल लो कितने मोल मिला है। अब इतने मोल का मतलब इतने मोल Al+3 हुआ, नहीं हुआ? 1 एल्यूमिनियम से अगर 2 कैटायन वैकेंसी बनेंगी तो इतने मोल से डबल ही तो बनेंगी। और मोल से नंबर चाहिए, Na से मल्टीप्लाई कर दो। कर लोगे? थोड़ा सा ध्यान रखना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी इन फेरस ऑक्साइड इफ डॉप्ड विद, कैटायन वैकेंसी इफ डॉप्ड विद 1 मोल Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। ठीक है बेटा, इस पे न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस होते हैं, ये समझ में आ गया? थ्योरेटिकल है, उसमें बस ये बता दीजिए कितनी कैटायन वैकेंसीज प्रोड्यूस होंगी। करो फटाफट, इस टॉपिक का एंड करते हैं, थर्मो स्टार्ट करते हैं। कैटायन वैकेंसी बनने का रूल ये है कि बेटा जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना पॉजिटिव चार्ज करो, ट्राई करो।
बोलिए। अरे सिंपल है भाई, मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा भाई। ऑक्सीजन तो ध्यान से देखो, ऑक्सीजन में तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। आपके जो सॉलिड था वो था Fe+2 वाला, इनको बाहर जाना है और डॉप किसके साथ कर रहे हैं? तो बेटा ये Fe+3 एंटर होगा और Fe+2 बाहर जाएंगे। चलिए मान लीजिए Fe+3 चला गया तो +3 गया, +2 बाहर निकला। तो होगा क्या, जब जब डॉपिंग होगी दो Fe+3 बाहर जाएंगे, यानी नेट +6 एंटर हो रहा है। बात समझ में आ रही है कुछ? जब +6 एंटर होगा तो +6 ही नहीं आई बात समझ में? तो 3 Fe+2 बाहर जाएंगे तो 3 जगह खाली होगी, लेकिन 3 जगह जो खाली होगी उसमें से 2 तो कौन भर देंगे? तो कैटायन वैकेंसी नहीं आई समझ में? अब ध्यान से देखो, कैटायन वैकेंसी क्या 2 Fe के +3 ने 1 कैटायन वैकेंसी दी नहीं दी? 2 Fe+3 जब एंटर होंगे तो इतने मिलकर देंगे। तो आपसे यही तो पूछा है कि 1 मोल Fe+2। अब आप जरा ध्यान से देखना, इसके 1 मोल को तोड़ो, क्या इसके 1 मोल में 2 मोल Fe+3 नहीं है? अरे बेटा इसको तोड़ोगे तो इसके 1 मोल में 2 ही तो मिलेंगे। तो आप बताइए 2 मोल Fe+3 से कैटायन वैकेंसी कितनी जनरेट हो रही है? वो इसलिए बनाया, ठीक है नहीं आज जितना पॉजिटिव चार्ज एंटर होगा उतना ही तो बाहर निकलेगा। तो +6 एंटर हुआ है तो +6 ही बाहर निकालोगे ना बेटा, लेकिन 3 वैकेंसीज में से 2 तो फिल हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर जो कैटायन वैकेंसी डेवलप हुई एक, लेकिन वो एक कितने मोल से डेवलप हो रही है? क्या हुआ? तो यही तो पूछा था, डॉप्ड विद 1 मोल Fe2O3। यहाँ आपने ध्यान नहीं दिया क्योंकि इसके 1 मोल में देखा जाए तो 1 मोल ही था, लेकिन यहाँ पे जब इसको स्प्लिट करोगे तोड़ोगे तो इसके 1 मोल में Fe+2 के Fe+3 के कितने आए? तो वही तो पूछ रहे थे, 2 Fe+3 से कितनी कैटायन वैकेंसी बनेगी? 1। आया कुछ समझ में? रूल बड़ा सिंपल सा है, चार्ज हमेशा न्यूट्रल रहेगा, जितना पॉजिटिव एंटर होगा उतना पॉजिटिव बाहर जाएगा। ये तो 2 आयन से हैं तो मैं लिख देता हूँ। हाँ तो आपने आंसर नहीं बताया अभी, कितना आंसर आएगा? ये तो 2 आयन से हैं तो मैं लिख देता हूँ 1 मोल यानी 2 मोल Fe+3। अगर बेटा मोल आया है तो 1 नहीं, अब क्या आएगा? 1 मोल कैटायन वैकेंसी, और 1 मोल का मतलब कितना हो जाएगा? तो आंसर आएगा Na कैटायन वैकेंसी। अरे आयन नहीं है ना, 1 मोल है, समझ में आ रहा है? Na से मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो यहाँ भी तो करोगे, तो आंसर जाएगा एवोगाड्रो नंबर के बराबर वैकेंसी डेवलप होंगी। लो चलो छोटा सा थ्योरेटिकल पॉइंट और फिर थर्मो स्टार्ट करेंगे। करें स्टार्ट? ये बेटा आप खुद बताइए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर, कोई भी केस ले लो, मान लो ये सिलेक्टेड एलिमेंट है, इसके चारों तरफ कुछ पार्टिकल्स हैं। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो याद है एक दो पार्टिकल्स लोकेशन छोड़ के बाहर चले जाएंगे। लास्ट क्लास में हेडिंग पढ़ा था शॉर्टकट इफेक्ट, तो सोचो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ और था, अगर पार्टिकल बाहर चले गए तो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो टेम्परेचर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है क्योंकि कुछ पार्टिकल्स लोकेशन छोड़कर बाहर जा सकते हैं। तो आप बताइए प्रेशराइज करने से कोऑर्डिनेशन नंबर, आपको याद है हेडिंग पढ़ा था नियरेस्ट नेक्स्ट नियरेस्ट, मान लीजिए इसके नियरेस्ट है ये 3 और नेक्स्ट नियरेस्ट है, तो प्रेशर बढ़ाने से जो 3 बाउंड्री टच है उन पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनमें वॉइड है ये तो कम हो सकता है। तो जो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 3 था वो बढ़कर 4 या 5, तो प्रेशर बढ़ाने से बेटा पार्टिकल्स और ज्यादा पास आएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है। क्रिटिकल पॉइंट है, टेम्परेचर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर कम, प्रेशर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ, याद है आपको बेटा NaCl टाइप के जो सॉलिड होते हैं, मैं NaCl की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ NaCl जैसे सॉलिड, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? दोनों का, कैटायन का एनायन का। और यहाँ पे सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का कितना? अगर आपको NaCl जैसे सॉलिड को सीजियम क्लोराइड जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाना है, तो आप क्या करो? और अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर कम करना चाहते हो तो टेम्परेचर, एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जा सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर बदलकर। प्रेशर बढ़ाओगे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है। बेटा डायमंड की बात करें, डायमंड एटम, डायमंड में जो कार्बन एटम्स हैं वो कहाँ कहाँ होंगे? FCC बोल दो या CCP प्लस ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल। अब एक काम करना, जरा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कुछ बताना कितने आएंगे? डायमंड में कार्बन एटम्स डायरेक्ट इसी तरह लिखेंगे हम, FCC प्लस टेट्राहेड्रल। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, FCC का मतलब तो कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, यही ना? ऑल्टरनेट याद है जितने एटम होते थे उसके डबल टेट्राहेड्रल 8 होंगे, लेकिन ऑल्टरनेट का मतलब यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम 8। अब आप देखते जाइए अगर ड्रॉ करूं मैं इसको, बोलिए कार्बन एटम
कॉर्नर, ठीक है। और ऑल्टरनेट का मतलब हो गया कि बेटा ये दो टेट्राहेड्रल वर्ड याद आ रहा है, लेकिन कार्बन यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो खाली छूटेगा और ये यहाँ है। किसी को डाउट है कि सर आपने इन दोनों को टच क्यों किया, इनको टच क्यों नहीं किया? आप चेक कर लो, ये डिस्टेंस कितनी होती है, ये डिस्टेंस कितनी होती है? अरे √2 का आधा, कौन सी डिस्टेंस बड़ी है? ये अपना बड़ी निकलेगी। अगर आप इनको टच करोगे तो फिर ये तो मर्ज हो जाएंगे। डाउट अगर ये आया कि सर इनको टच क्यों नहीं किया, हम एफसीसी में पढ़ते थे कि सर टच होता है, इस बार एटम यहाँ से टच होंगे, यहाँ से टच, बेटा समझ में आ रहा है? तो इसलिए अगर मैं रिलेशन लिखूं तो √3a/4 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कार्बन, होगा नहीं होगा? यहाँ से ए निकाल सकते हो। इसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन आप मुझे निकाल के देंगे, एग्जाम में आया हुआ। केवल कार्बन की लोकेशन ध्यान रख लो, फेस डायगोनल पे टच नहीं होंगे बेटा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होती है। करो, चाहे सॉल्व मत करना, वैल्यू तो एटलीस्ट रखो, देखो क्या आता है। ये बेटा तो इसको सॉल्व करोगे तो डायमंड का पैकिंग फ्रैक्शन 0.34 या 34% ही होता है। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ये कॉर्नर और फेस सेंटर वाले इसमें टच नहीं कर पाते। थोड़ा ध्यान रखना इसमें, 34%। नेक्स्ट चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री। करें सर? देखिए बेटा, थर्मो मतलब आपके इस चैप्टर के दो पार्ट हैं, फर्स्ट है थर्मोडायनामिक्स, सेकंड है थर्मोकेमिस्ट्री। ये 100% श्योर है कि इससे मिनिमम एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। थर्मोडायनामिक्स से एक बार हो सकता है कि क्वेश्चन स्किप हो जाए, उसका रीजन ये है कि ये पार्ट आपके फिजिक्स में भी कवर होता है, मतलब मैंने कहा कि अपन नहीं करेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी बात कर रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री। अच्छा, दोनों पार्ट कंप्लीटली इंटर रिलेटेड है, इसलिए मैंने पूछा था फिजिक्स में हुआ नहीं हुआ। कहने का मतलब, जब मैं थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो कुछ वैल्यूज यहाँ से काम आएंगी, मैं अगर थर्मोडायनामिक्स पहले पढ़ाऊंगा तो कुछ वैल्यू यहाँ की काम आएंगी, तो कुछ जगह थोड़ा बहुत सपोर्ट लेते रहना पड़ेगा। वैसे टॉपिक काफी आसान है। थर्मोकेमिस्ट्री फर्स्ट हेडिंग लिखी है थर्मोकेमिकल रिएक्शन, और बहुत सिंपल सा टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री। इसमें फर्स्ट बेटा हेडिंग लिखो थर्मोकेमिकल रिएक्शन, नाम से पता लगा होगा। जैसे बेटा मैंने लिखा C+O2 गिव्स CO2, ठीक। ये क्या लिखा है मैंने, रिएक्शन या इक्वेशन? आप बताइए, ये रिएक्शन है या इक्वेशन है? इक्वेशन है। केवल ये बता रही है कि जितने एटम यहाँ पर है, इक्वेशन यही तो होती है इक्वल साइन का, ये बता रही है कि जितने एटम यहाँ पर है उतने एटम यहाँ पर, जितना मास यहाँ पर है उतना मास। अब इसमें रिएक्शन बना देते हैं। अगर आप इसमें फिजिकल स्टेट इन्वॉल्व करवा दो, दैट विल शो रिएक्शन। फिजिक यहाँ ये हो गई आपके केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के साथ आप ये भी इन्वॉल्व कर दो कि हीट यानी थर्म रिलीज या एब्जॉर्ब होगी। तो मुझे पता है बेटा, किसी भी सब्सटेंस की ऑक्सीजन से रिएक्शन कंबशन है, कंबशन कौन सा होता है, एक्सोथर्मिक। तो भी जो भी वैल्यू आती है, अब ये बन जाएगी थर्मोकेमिकल रिएक्शन। बिना फिजिकल स्टेट के सिंपल इक्वेशन है, फिजिकल स्टेट डाल दिया जाए केमिकल रिएक्शन हो गई, क्योंकि आपको पता है कौन किस स्टेट में रिएक्ट कर रहा है, और साथ में हीट जोड़ दी जाए तो इसे क्या बोलते हैं, थर्मोकेमिकल। तो मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, यानी वो रिएक्शन जो फिजिकल स्टेट के साथ ये बताए कि कितनी हीट रिलीज या एब्सॉर्ब हुई है, नॉट कोलिजन, इसे बोलते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन, जो फिजिकल स्टेट और हीट दोनों के बारे में बताए।
सो बेटा टाइप्स लिखिए, इसमें दो टाइप के हैं, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। आप भी जानते हो एंडोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव, पहले भी पढ़ा हुआ है। प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, एंडोथर्मिक कैसे लिखी जाएगी। या तो आप रिएक्टेंट के साथ, चलो ये लिख देता हूँ, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। या फिर इसको लिखने का दूसरा तरीका, या जो मोस्ट कॉमन मेथड आप यूज करते हो, हीट को अलग से लिख दो, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होगी तो साइन क्या होगा। ये पढ़ा हुआ है लेकिन इस चैप्टर में बार बार यूज करना पड़ेगा, इसलिए एक बार देख लेते हैं। रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो तीन पैटर्न है शो करने के, या तो रिएक्टेंट हीट कंज्यूम होता हुआ दिखाए, यस सर, यहाँ आप खुद बना देना, प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज होगी, या बेटा पी माइनस क्यू। ठीक है बेटा, पूरा चैप्टर एंडो और एक्सो पे ही चलेगा, इसलिए रिएक्शन का प्रेजेंटेशन ध्यान रखना। किसी को डाउट है कि एंडो को प्लस से क्यों शो करते हैं, एक्सो को माइनस से क्यों? आपको याद है ना, हम डिफरेंस हमेशा फाइनल माइनस, और आप एंडोथर्मिक का मतलब क्या मानते हो, मान लो ये रिएक्टेंट था, कितनी एनर्जी थी, 100 जूल, इसने 20 जूल और एब्जॉर्ब की, 20 जूल तो करेगा ही करेगा, तभी तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे। इससे क्या बना, अब आप समझिए, इसने हीट एब्जॉर्ब कर ली 20 जूल, तो 100 प्लस 20 नेट रिएक्शन के पहले कितना हो गया। अब प्रोडक्ट के दो केस बनते हैं, अगर प्रोडक्ट की एनर्जी मान लो 110 जूल है, तो यहाँ से क्या 10 जूल रिलीज होगा, नहीं होगा। तो अब आप समझिए, जब आप डिफरेंस लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल से मेरा मतलब है प्रोडक्ट की एनर्जी, इनिशियल से मतलब है, तो आप बताइए यहाँ पर 110 रिएक्टेंट कितना लेके बैठा था, सॉरी 100, यही था ना, और यही तो हुआ, तो नेट आया नहीं आया। आपने जितना सप्लाई किया उतना में से कुछ पार्ट ही बाहर निकला, थोड़ा बहुत फाइनली इसमें सिस्टम में रह नहीं रहा, तो इस प्रोसेस को एंडो बोलते हैं। एंडो मतलब बेटा रिएक्शन को जितनी हीट दी थी उसमें से कुछ पार्ट अंदर ही रह गया। इसका वाइस वर्सा अगर ऐसा होता कि आप समझिए, यहाँ पर आपने रिएक्टेंट था 100 जूल एनर्जी पर, आपने सप्लाई कर दिया 20, नेट रिएक्शन के पहले कितना 120 में से पता चला प्रोडक्ट के पास जो एनर्जी है वो एनर्जी मान लो सपोज 90 जूल है, तो जब 90 जूल होगा तो यहाँ कितने जूल रिलीज होगा, अरे नेट एनर्जी कंजर्वेशन तो होगा ना। जब यहाँ डिफरेंस लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल एनर्जी कितनी, अरे फाइनल में तो कितनी एनर्जी बेटा, अब आप चेक करो 90, इनिशियल कितना था। तो अगर सिस्टम से एनर्जी एग्जिट हुई है तो एक्सो, अगर सिस्टम में एनर्जी एंटर हुई है तो एंडोथर्मिक। लेकिन कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, चाहे एंडो हो चाहे एक्सो हो, शुरुआत में एनर्जी हर बार देनी पड़ेगी ताकि पुराने बॉन्ड तोड़े जा सकें। याद करो, इसी को तो हम एक्टिवेशन एनर्जी भी बोल देते थे कई बार। चलिए हेडिंग लिखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द हीट ऑफ रिएक्शन, उसमें फर्स्ट नंबर फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इसमें कोई एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं, सीधा मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल ही लिख देता हूं, इससे आइडिया लग जाएगा। समझना बेटा, मान लो मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों गैसीय स्टेट में थे, पहली रिएक्शन में आपने यहाँ लिक्विड स्टेट में बनाया और दूसरी में गैसीय स्टेट। प्रैक्टिकली यहाँ पर जो हीट रिलीज होगी, देता हूँ, इससे आइडिया लग जाएगा। समझना बेटा, मान लो मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों गैसीय स्टेट में थे, पहली रिएक्शन में आपने यहाँ लिक्विड स्टेट में बनाया और दूसरी में गैसीय स्टेट। प्रैक्टिकली यहाँ पर जो हीट रिलीज होगी, रिलीज क्यों बोला, कोई भी सब्सटेंस जब O2 से कंबाइन होगा कंबशन ही है बेटा, यहाँ जो हीट रिलीज होती है वो है, लेकिन जब गैसियस बनेगा तो जो हीट रिलीज होगा वो केवल, आपको मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आपको डेटा याद करो, जरूरत ही नहीं है, बस ये समझा रहा हूँ कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में किसी की भी फिजिकल स्टेट अगर बदल जाए तो भी हीट पे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और उसका बड़ा सिंपल सा रीजन ये है, जरा इस रिएक्शन की हीट निकाल के देना दो, इन दोनों को यूज करके इस रिएक्शन को रिवर्स कर दो, अरे पहली रिएक्शन को रिवर्स कर दे, रिवर्स करके जोड़ दो, ये सब कट जाएगा। तो जब रिएक्शन रिवर्स होती है तो हम क्या बोलते हैं बेटा, जो एक्सो है वो क्या बन जाएगा, एंडो। तो अब इसकी हीट कितनी हो जाएगी, पहली वाली की +68। तो हमारे पास रीजन समझ में आ गया। पहला तो अगर फिजिकल स्टेट थोड़ी भी चेंज होती है तो रिएक्शन की हीट चेंज होगी, और उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, इन दोनों का जो हीट का डिफरेंस आ रहा है कितना, 11। ये वही तो डिफरेंस है जो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, भाई यहाँ आपने केवल लिक्विड तक रखा तो इतनी सारी हीट बाहर निकली, यहाँ सर हीट बाहर कम, हीट जो निकल रही है कम क्यों निकल रही है, क्योंकि इसमें से 11 किलो कैलोरी किसको मिल रही है, तब जाके किसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर फिजिकल स्टेट बेटा हीट जो निकल रही है कम क्यों निकल रही है, क्योंकि इसमें से 11 किलो कैलोरी किसको मिल रही है, तब जाके किसमें कन्वर्ट हो रहा है।
तो अगर फिजिकल स्टेट बेटा थोड़ी भी बदलती है तो हीट ऑफ रिएक्शन चेंज होगी, और जो डिफरेंस आता है वो इनके कहीं ना कहीं फेस को चेंज करने के काम आता है। नोट कर लीजिए कितना 11। ये वही तो डिफरेंस है जो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने की। भाई यहाँ आपने केवल लिक्विड तक रखा तो इतनी सारी हीट बाहर निकली। यहाँ सर हीट बाहर कम, हीट जो निकल रही है कम क्यों निकल रही है? क्योंकि इसमें से 11 किलो कैलोरी किसको मिल रही है, तब जाके किसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर फिजिकल स्टेट बेटा थोड़ी भी बदलती है तो हीट ऑफ रिएक्शन चेंज होगी, और जो डिफरेंस आता है वो इनके कहीं ना कहीं फेस को चेंज करने के काम आता है। नोट कर लीजिए। तो आप तो बस ध्यान रखो फिजिकल स्टेट से हीट पर फर्क पड़ता है। चलिए अब जहां उलझोगे वो मैं आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ। समझ में आया? फिजिकल स्टेट बेटा थोड़ी भी बदलेगी तो हीट का अमाउंट चेंज हो जाएगा। और बेटा अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो कोई सब्सटेंस सॉलिड में है, उसको अगर मैं मेल्ट करके लिक्विड में ले आऊं तो एनर्जी किसमें ज्यादा होगी? अरे इसको कुछ हीट दी होगी तभी तो हीट स्टोर होकर लिक्विड बनाएगी, और लिक्विड से अगर वेपर बना दे तो एनर्जी किसमें ज्यादा होगी? सेम कंपोनेंट में फिजिकल स्टेट बदल दें तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी और सबसे कम? यही तो करते हो बेटा, गैस से एनर्जी खींचोगे तभी तो लिक्विड बनेगा। चलिए एक एग्जाम्पल ट्राई करके बताइए। दो इक्वेशन गिवन है, ये बताइए एक्स और वाई का रिलेशन। ये बहुत बच्चों का गलत होता है साइन की वजह से। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना, मैंने शुरू में नहीं लिखा। ये दोनों रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं जो गिवन है। अब आप समझिए आप कैसे इसको सॉल्व करें। बोथ रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, एक्स और वाई का रिलेशन बताइए।
कौन सा? थर्ड? हाँ बोलो, पढ़ा रहा है, देखते हैं। कोई मुझे बता सकता है एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 100, 200, 500, लेकिन माइनस में प्लस में? अरे यार, सुनिए ध्यान से। जब मैं एक्सोथर्मिक बोल रहा हूँ, एक्सोथर्मिक का प्रेजेंटेशन भूल गए क्या? प्रोडक्ट के साथ कुछ हीट निकलती है, वही तो मैंने एक्स लिखा है। तो एक्स की वैल्यू अगर कोई माइनस बोल रहा है तो यहाँ जाके एंडो नहीं बन जाएगा। आपके दिमाग में जो वैल्यू माननी है मानो, लेकिन रहेगी पॉजिटिव। अब मैं इसको डेल एच के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ए प्लस बी टू सॉलिड लिक्विड ए बी टू। क्या बेटा, मैं इसका जब डेल्टा एच लिखूंगा तो मैं इसको माइनस एक्स नहीं लिखूँ? ये समझ आया नहीं आया? माइनस क्यों लिखा? अरे भैया, इसकी वैल्यू 100 मान लो, तभी तो एक्सो है। तो जब डेल एच के फॉर्मेट में लिखोगे तो नेगेटिव आएगा नहीं आएगा? इक्वेशन नंबर 2 क्या था? ए सॉलिड बी टू गैसियस, और इससे क्या बना? तो ये भी क्या होगा? अब एक काम करें, मेरे ख्याल से बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, इस रिएक्शन को किसी को भी रिवर्स कर दें। मैं 1 माइनस 2 कर रहा हूँ, आप चाहो तो 2 माइनस 1 कर देना। बेटा 1 को एस सच लिखा, 2 को रिवर्स किया, तो सॉलिड से सॉलिड कैंसिल। कुछ आ रहा है समझ में? ए बी टू से ए बी टू कैंसिल, केवल क्या बचेगा? बी टू लिक्विड से। और जब इस फाइनल रिएक्शन का डेलेज निकालोगे, पहले को एस सच रखा था, सेकंड को रिवर्स, ये करोगे? अरे जरा इसको देख के बताइए, लिक्विड से गैस जाना, एंडो या एक्सो? एक तरह पानी मान लो, पानी से वेपर बनानी है तो हीट सप्लाई नहीं करोगे? क्या ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है? नहीं है। तो एंडोथर्मिक होने का मतलब इस रिएक्शन का डेल्टा एच। तो y माइनस एक्स पॉजिटिव तभी तो पॉसिबल है जब नहीं आया समझ। ठीक है, आपके एग्जाम में मिथेनॉल दिया था, मैंने मिथेनॉल की जगह ए बी मान लिया। समझ में आया बेटा? साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना। एग्जाम्पल समझ में आया हो? आप चाहो तो इसको 2 माइनस 1 कर दो, वो आंसर निकल आएगा। ठीक है बेटा, पॉजिटिव इसलिए लिखा है क्योंकि लिक्विड से गैस जाना एंडोथर्मिक है। चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द हीट ऑफ रिएक्शन, पहली वैरायटी। यहाँ से आती है, कर लोगे इस टाइप में। ऐसे एग्जाम्पल में किसी एक की फिजिकल स्टेट ही बदल के दी जाती है, एक से ज्यादा की सॉल्व नहीं होगा फिर वो। ये हो जाए तो फिर सेकंड लिखना, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट। करें स्टार्ट। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट बेटा ध्यान से देखो, कार्बन की बात कर रहा हूँ, कार्बन के एलोट्रोप ग्रेफाइट डायमंड, मैंने दोनों का कंबशन करा दिया, रिएक्शन करवाई। यहाँ पर हमने फिजिकल स्टेट किसी की भी चेंज नहीं की है, लेकिन केवल एलोट्रोप बदलने से भी प्रैक्टिकली। फिर बोल रहा हूँ, वैल्यू याद नहीं रखनी, बस समझाने के लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर आप ग्रेफाइट लेते हो तो हीट अलग रिलीज होगी, और डायमंड लेते हो तो, क्योंकि आपको पता है इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, बॉन्ड एंगल अलग है, बॉन्ड एनर्जी अलग है, सारे केस अलग ही तो है। अब इनमें से एक रिजल्ट निकाल लेते हैं। अपना टॉपिक तो सॉल्व हो गया कि क्या एलोट्रोप बदलने से हीट चेंज होगी क्या? डेफिनेटली बेटा, एलोट्रोप बदलो हीट। अब एक काम करना, इक्वेशन 1 माइनस 2 करना, बोलिए तो क्या लिखूं? कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन, जरा डेल्टा एच बताना कितना? बोलो। ये यही रहेगा, इसका साइन बदलेगा, लिख दो सीधा, माइनस क्यू प्लस आएगा ना, रिवर्स करोगे ना बेटा। कौन सी रिएक्शन है, एंडो या एक्सो? आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, वही पूछ रहा हूँ, एंडो है? फटाफट बताइए, किसकी एनर्जी ज्यादा, ग्रेफाइट डायमंड? बेवकूफी हो यार, कितना ही पढ़ा दो। क्या बेटा, जब खुद बोल रहे हो पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक में हीट सप्लाई नहीं होती क्या? इसको क्या मैं इस फॉर्मेट में ना लिखकर न्यू लिखूं? ये नहीं समझना है आप? अरे ऐसा ना लिखकर ऐसा लिख सकते हैं ना। अब आगे बताइए, चलिए, किसकी एनर्जी ज्यादा, ग्रेफाइट या डायमंड? डायमंड। सपोज मान लो इसमें एक्स है, तो इसकी कंजर्वेशन एक्स थी, 2 आपने सप्लाई की तो एक्स प्लस 2 होगा नहीं होगा? यानी रिजल्ट के नाम पर एनर्जी ऑफ ग्रेफाइट एंड एनर्जी ऑफ डायमंड किसकी ज्यादा है? सुना है जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम।
यानी थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट। आपका एग्जाम का क्वेश्चन है ग्रेफाइट डायमंड में, ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड बिकॉज, आंसर जाएगा इसका हीट इसके कंपैरिजन में कम होता है। आया समझ में? ये लिखो, मैं रिजल्ट लिखवाता हूँ। आपको एंडो एक्सो नहीं समझ में आ रहा है क्या? वापस समझाऊं? इसका आंसर गलत क्यों दिया था? ये समझ में आया ना एंडो होगा बेटा? लिखो फिर रिजल्ट लिखते हैं। ये मैथमेटिकल वैल्यूज कुछ याद मत करना, बस रिजल्ट है वो मैं लिखवा देता हूँ, ध्यान रखना। हो गया बेटा? इसमें एक शॉर्ट नोट में एक छोटा सा लाइन लिख लो, लिखाऊं? लिखिए, डायमंड इज, सॉरी, ग्रेफाइट इज thermodynamically more stable, graphite is thermodynamically more stable than diamond, thermodynamically more stable than diamond due to less heat content, due to less heat content। हो गया? सुनना है, शॉर्ट में लिखवा दिया, लेकिन समझ जाना, डाउट हो तो पूछ लेना। तो हम पढ़ रहे हैं बेटा मेथड, पहला कौन सा पढ़ा था? फिजिकल स्टेट। दूसरा कौन सा पढ़ा? एलोट्रोप। थर्ड मेथड लिखिए, मेथड टू सप्लाई द हीट ऑफ रिएक्शन, मेथड टू सप्लाई द हीट ऑफ रिएक्शन। यूँ समझिए यहाँ से अपना थर्मोकेमिस्ट्री बेसिकली स्टार्ट होता है, ये सब तो बेसिक पार्ट था। इसके दो पार्ट है। 3.1 फर्स्ट नंबर लिखो। आपके कैलोरीमेट्री भी नहीं हुआ ना अभी? चलो, इफ हीट इज सप्लाइड, 3.1 लिखो। इफ हीट, पहला पार्ट लिखो, इफ हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम का आपको कैसे पता लगेगा? ब्रैकेट में लिख देना क्लोज्ड वेसल, वो मैं समझा दूंगा अभी। ब्रैकेट में लिख देना क्लोज्ड वेसल, देन इट इज इक्वल टू, डेल्टा ई और डेल्टा यू, इसे बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या फिर इसको यू से भी लिखा जाता है। देन इट इज इक्वल्स टू डेल्टा ई और डेल्टा यू। ठीक है? 3.2 सेकेंड, इफ heat is supplied, सेकेंड लिखो बेटा, if heat is supplied at constant pressure, heat is supplied at constant pressure, ब्रैकेट में लिख देना ओपन वेसल, कांस्टेंट प्रेशर, ब्रैकेट में लिख देना ओपन वेसल, देन इट इज इक्वल टू डेल्टा एच, देन इट इज इक्वल टू डेल्टा एच। डेल्टा ई बेटा इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, इसको बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है? लेकिन जो डेल्टा एच है इसे बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी। अब जरा ध्यान से सुनना इसका, वैसे तो आपको सिंपल दो लाइनें याद रखनी है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट होगी किसके बराबर है? डेल्टा ई। और कांस्टेंट प्रेशर पर हीट। अब जरा थोड़ा सा इस टॉपिक से अलग चल रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स की तरफ चल रहे हैं। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है जो मैं थर्मो में बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जितनी
जरूरत है उतना समझा दूं। बेटा जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो एक इक्वेशन वहां पढ़ेंगे डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और जब अब जब वर्क डन की बात करेंगे तो वर्क डन का रिलेशन आएगा पीडीवी। कोई बोले सर ये रिलेशन कहाँ से आएगा, इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं। मान लो एक पिस्टन था जिसके नीचे कुछ गैसेस थी, वो गैसेस इस पिस्टन को ऊपर धकेल रही। मान लो कुछ देर बाद इस पिस्टन की नई पोजीशन यहाँ पर आ गई। शुरुआत में मान लेते हैं वॉल्यूम V1 नया वॉल्यूम गैसेस का बढ़कर कितना हो गया, ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है P एक्सटर्नल। अब आप बताइए ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा dV। मैं आपसे पूछूं वर्क डन गैस तो आप क्या बोलोगे, वर्क डन कितना होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होगा। क्या मैं फोर्स की जगह लिख सकता हूँ प्रेशर पर यूनिट एरिया इंटू dx, यही होगा ना, सॉरी प्रेशर इंटू एरिया, सर प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx। अब ए क्या है, ए तो एरिया है जो थ्रू आउट द एक्सपेंशन कॉमन बना रहा। क्या एरिया इंटू dx, एरिया इंटू dx ये चेंज इन वॉल्यूम हुआ नहीं हुआ। लेकिन इस डेरिवेशन में किस तरह माइनस कहां से लगा दिया। आईयूपीएससी मानती है पूरे सब्जेक्ट केमिस्ट्री में अगर एनर्जी का लॉस है तो माइनस लगाओगे, एनर्जी मिल रही है बढ़ रही है तो। क्या रीजन था कि आपने एंडोथर्मिक में डेल्टा एच को पॉजिटिव और एक्सो में डेल्टा एच को नेगेटिव माना, क्योंकि एंडो में ध्यान देखना, एंडो में आपने 20 जूल दिया लेकिन 10 जूल बॉन्ड बनने के बाद बाहर भी निकलेगा। अरे शुरुआत में रिएक्टेंट को एनर्जी दोगे ना बॉन्ड टूटने के लिए, जब प्रोडक्ट बनेंगे तो बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी, लेकिन 20 सप्लाई की 10 बाहर निकली, नेट 10 का तो फायदा हुआ। तो अगर 10 जूल हीट एंटर हुई यहाँ पर, अगर आपने 20 जूल सप्लाई किया लेकिन अगर 20 की जगह 30 जूल बाहर निकल गई, माइनस आएगा नहीं आएगा। तो समझिए इस बात को, पूरे फिजिकल में पूरे थर्मो में जब जब एनर्जी गेन होगा प्लस साइन, एनर्जी रिलीज होगी माइनस साइन। तो आ जाए इस केस को देख के आप बताइए, इस वाले केस में आपने इसको सॉल्व किया, प्रेशर डीवी जो भी करा, सपोज मान लो वर्क आ गया 30 सॉल्व कर। ये कौन सा केस है, वर्क डन बाय गैस, वर्क डन ऑन गैस, बाय गैस साफ दिख रहा है, गैसेस पिस्टन को धकेल रही है। तो आप भी तो जानते हो एनर्जी कहीं से प्रोड्यूस थोड़ी होगी, एनर्जी गैस की एनर्जी थी जो वर्क में कन्वर्ट हो गई। गैस ने जब वर्क किया तो गैस को कितनी एनर्जी का लॉस हुआ, जितना उसने वर्क किया। तो मैं माइनस साइन क्यों लगाऊंगा कि सर आपने माइनस क्यों लगाया, डेरिवेशन में माइनस नहीं आता। आईयूपीएससी बोलती है क्या गैस को वर्क करने के चक्कर में एनर्जी का लॉस हुआ नहीं हुआ, तो जितना लॉस हुआ उसको माइनस से दिखाओ। हम माइनस खुद लगाते हैं आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग, फिजिक्स जब आप पढ़ोगे तो बिना माइनस के पढ़ो, समझ आ रहा है बेटा। तो हाल फिलहाल ये सब थर्मो में मैं कह रहा हूँ ना, मैं वापस डिटेल में हम डेरिवेशन करेंगे, तो वापस सुनिए। डेली का रिलेशन है Q प्लस W, वर्क डन की जगह ये। अब केस फर्स्ट, मैंने बोला हीट सप्लाई की कांस्टेंट ओपन वेसल में, देखना कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब समझिए। आप बताओ बेटा अगर कंटेनर बंद होगा तो अंदर जो भी सब्सटेंस है क्या वो अपना वॉल्यूम बढ़ा सकता है क्या। तो जब जब आपको ओपन वेसल सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम लेना है, अपने आप कांस्टेंट वॉल्यूम कब होगा, जब कंटेनर क्या हो, जब कंटेनर बंद होगा। अब मैं इसको इसमें समझा देता हूँ। मान लो ये पिस्टन था, वही गैस वाला सिस्टम जो भी समझाया था, अगर यहाँ स्टॉप वाल्व लगा हुआ है क्या वॉल्यूम बढ़ सकता है क्या। तो जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है, जब चेंज इन वॉल्यूम 0 है, तो जब चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो डेल ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा। तो वही तो आपको बोला था, जब जब कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए कंटेनर बंद लेना पड़ेगा, कंटेनर बंद होगा मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते, तो डीवी कितना 0, जब डीवी 0 तो ये होगा। तो जब जब हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई होती है क्या बन जाती है, ये सब थर्मो का पार्ट है, इंटरलेटेड है, लेकिन आप समझिए वही तो आपको लिख के दिया है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हीट है वही हीट किसके बराबर है, डेल ई है, डेल ई। आ रहा है समझ में। सेकंड केस कि सर कांस्टेंट प्रेशर पर, अब आप समझाइए बेटा, जब कांस्टेंट प्रेशर होगा तो आपको कंटेनर ओपन रखना पड़ेगा, क्यों, ये जो भी आपके यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस जो भी भरा हुआ है, अगर कंटेनर ओपन है तो क्या इस सिस्टम पर कांस्टेंट प्रेशर सराउंडिंग का 1 atm काम नहीं कर रहा। सॉलिड और लिक्विड है तब तो अंदर रहेगा, किसी को डाउट हो कि सर गैस होगी, गैस तो बाहर निकल जाएगी। क्या बेटा गैस का बाहर जाना एक्सपांशन नहीं है क्या, छोटी सी जगह में से बड़ी जगह में आ गया। जब तक एक एक पार्टिकल एक्सपांड नहीं होगा क्या लगातार प्रेशर 1 atm नहीं बना हुआ। तो जब जब कंटेनर ओपन है हमेशा प्रेशर कौन सा चलेगा। तो वही तो बोला था, अगर आपको कांस्टेंट प्रेशर चाहिए तो कंटेनर को क्या लेना पड़ेगा, इसी को 2 टन बाद हम आइसोबारिक प्रोसेस बोल देंगे। यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसको आइसोकोरिक प्रोसेस बोल देंगे। सिंपल सी लाइन है पूरे थर्मो में, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट चाहिए कंटेनर बंद रखो, अगर प्रेशर कांस्टेंट चाहिए कंटेनर को खुला रखो, बस कुछ आ रहा है समझ में। अब इस वाले केस में कि सर वो कैसे लिखा, वो थोड़ा सा डेरिवेटिव पार्ट है, मैं लिख देता हूँ, ये ऑप्शनल पार्ट है, जरूर नहीं आप इसे यूज करें। अभी एक रिलेशन हम पढ़ेंगे एंथैल्पी का H इक्वल्स टू E प्लस। मैं अगर दोनों तरफ डिफरेंस ले लूं, अब अगर आपको याद हो तो इसको ओपन कैसे करते हैं, डेल H इक्वल्स टू डेल E प्लस, इसको लिखेंगे P डेल V प्लस V। डिफरेंशियल ऐसे होता है एक बार इसके साथ, क्योंकि आपने प्रेशर कांस्टेंट लिया हुआ है तो चेंज इन प्रेशर कितना है, तो रिलेशन क्या आ गया, ये यार है रिलेशन नंबर 1। और ध्यान से देखो डेल ई प्लस इसको यहाँ ले जाओ तो क्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, और ये वैल्यू किसके बराबर है, क्यू के बराबर है नहीं है। तो ये हीट, और ये तब था जब प्रेशर पर आपने क्या लिया था। मैं मान रहा हूँ कि सर अभी आपने एंथैल्पी नहीं पढ़ाया, तो हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट आए, तो इसलिए मैंने कहा था ये एक्स्ट्रा पार्ट है, बाकी डिराइव मैंने कर दिया। सिंपल क्या ध्यान रखना है इतने लंबे डिस्कशन में, केवल एक लाइन,
जब जब मैं आपसे बोलूंगा डेल्टा ई या बेटा डेल्टा यू, समझ जाना कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकाला है। जब भी मैं आपसे बोलूंगा डेल्टा एच, समझ जाना कांस्टेंट प्रेशर पे निकाला है। आपने कभी नोटिस किया कि सर आप जितनी भी रिएक्शन लिखते हो उनके पीछे डेल्टा एच ही क्यों लिखते हो? जितनी भी रिएक्शन होती है लैब में, आप ग्रेफाइट कागज पाउडर किसी को भी जलाओगे तो ओपन वेसल में ही तो जलाओगे। तो जब ओपन वेसल में जलाओगे पूरे प्रोसेस के दौरान प्रेशर कितना बना रहा? अब मुझे नहीं पता, हो सकता है हीट अंदर आई हो या हो सकता है हीट बाहर गई हो, लेकिन क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो उस हीट का नाम क्या देंगे? इसलिए पूरी केमिस्ट्री में रिएक्शन में डेल्टा एच ही देखा है आपने, क्योंकि केमिस्ट्री के सारे प्रोसेस ओपन वेसल में तो होते हैं। कंटेनर क्लोज तो केवल कहाँ लिया जाता है बेटा? गैसेज में। तो सिंपल डिस्कशन वापस रिपीट करता हूँ, केवल दो चीज ध्यान रखनी है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट को क्या बोलेंगे? डेल यू या डेली। और कांस्टेंट प्रेशर पर हीट को क्या बोलेंगे? ये कब मिलेगा? जब कंटेनर बंद है। ये कब डेल यू या जाता है बेटा? गैसेज में। तो सिंपल डिस्कशन वापस रिपीट करता हूँ, केवल दो चीज ध्यान रखनी है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट को क्या बोलेंगे? डेल यू या डेली। और कांस्टेंट प्रेशर पर हीट को क्या बोलेंगे? ये कब मिलेगा? जब कंटेनर बंद है। ये कब मिलेगा? जब कंटेनर ओपन है। हाल फिलहाल इतना ही काम आना है। ये सब तो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है जो हम बाद में यूज करेंगे। आ रहा है समझ? लिख लीजिए इतना, इसकी जरूरत नहीं है, ये मिटा देता हूँ। वो एडिशनल है, लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई नहीं, बाद में तुझे लिखवाना है। लिख लोगे तो बुरा नहीं है, सामने बना रहेगा। सिंपल ध्यान रखो बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा ई बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा एच बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, डेल्टा ई मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर, डेल्टा एच मतलब कांस्टेंट प्रेशर। और अगर आपको आता है तो आप छोड़ सकते हैं। ये एच और ई पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। बढ़ाएंगे। और फोर्थ हेडिंग, ठीक है, कंक्लूजन के नाम पर बस अभी हाल फिलहाल ये ध्यान रखना है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट डेल्टा ई, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट मतलब डेल्टा एच। इससे ज्यादा काम नहीं है अभी इसमें। फोर्थ नंबर का फैक्टर लिखो, टेम्परेचर। टेम्परेचर
लिखें? तो इसमें हेडिंग लिख देना रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट ऑफ रिएक्शन, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पर हीट मतलब डेल्टा एच, इससे ज़्यादा काम नहीं है अभी इसमें। 4th नंबर का फैक्टर लिखो टेम्परेचर लिखें? तो इसमें हेडिंग लिख देना रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट ऑफ रिएक्शन, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय किरचॉफ्स इक्वेशन, बोर्ड पे लिखा हुआ है, गिवन बाय किरचॉफ्स इक्वेशन, बोर्ड पे लिख दिया मैंने। और ये इक्वेशन, अब आपने कहा कि आपने कैलोरीमेट्री नहीं पढ़ा हुआ, तो थोड़ा सा अलग से समझा देता हूँ। बेटा डेल सीवी रिएक्शन का मतलब होगा, डेल मतलब समझ रहे हो डिफरेंस, रिएक्शन में डिफरेंस है मतलब है सीवी प्रोडक्ट माइनस सीवी रिएक्टेंट। इसी तरह डेल सीपी रिएक्शन का मतलब सीपी प्रोडक्ट माइनस सीपी रिएक्टेंट। थोड़ा बहुत सीपी सीवी का आइडिया है, सीवी यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट और सीपी यानी कांस्टेंट प्रेशर पर। और ये इक्वेशन कोई नई नहीं है, मैं इसको यही डिराइव कर देता हूँ। न्यूमेरिकल्स का नेक्स्ट में करवाऊंगा आके, हाल फिलहाल इसको देखना। स्पेसिफिक हीट बेटा सी, दो अलग अलग अगर टेम्परेचर दिए हैं तो आप इजीली पता कर सकते हो डेल ई कितना होगा। लो पहले इसको समझ लो इसको। ये सब आप फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो, जितनी जरूरत है। बेटा स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन याद है? किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर 1 केल्विन से बढ़ाना है तो जो हीट सप्लाई करोगे इसी को क्या बोलते हैं? यही तो होती है। जब जब 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है तो जो हीट सप्लाई करनी है उसी को स्पेसिफिक हीट। चलिए अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ तो सीवी बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट सप्लाई होगी यही तो बोला जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट सप्लाई होगी वो कांस्टेंट, और अभी आपने पढ़ा है कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट सप्लाई होती है वो क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट सप्लाई होती है उसको क्या बोलते हैं? तो अगर मैं यहाँ से रिलेशन निकाल दूं तो डेल्टा इक्वल टू सीवी डी टी, डेल्टा एच इक्वल टू, यही तो होता है। तो वहीं से तो दिया हुआ है डेल्टा इक्वल टू। अब दो अलग अलग टेम्परेचर हैं तो दो अलग टेम्परेचर पे डिफरेंस किसमें आएगा? आपको याद है सीवी की वैल्यू मोनोएटॉमिक में अलग, डाइएटॉमिक में अलग, ट्राइटॉमिक में अलग होती है। मान लो PCl5 को गर्म करो, क्या बनेगा? PCl3+। तो गर्म करने के पहले PCl5 था, गर्म करने के बाद सब्सटेंस चेंज हुए नहीं हुए? केमिकल रिएक्शन में क्योंकि कंपाउंड चेंज होने से क्या बदलता है? सीवी और सीपी। तो हम वही लेके चल रहे हैं, डेल्टा ई T2 माइनस डेल्टा ई T1। दिख रहा है दो अलग अलग टेम्परेचर पर है। सीवी फाइनल माइनस इनिशियल को मैंने क्या लिख दिया? क्योंकि बेटा प्रोडक्ट का सीवी अलग आएगा रिएक्टेंट का, तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, दो अलग अलग टेम्परेचर पे अगर एनर्जी निकालनी है, डेल्टा सीवी कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और अगर आपको ध्यान हो तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू कितना होता है? आर होता है। अरे सुन, एग्जाम्पल इसके कल की क्लास में ही करेंगे। थर्मोमिकेशन दे नहीं रहा, शीट की शीट पूरी कर लेना, सॉलिड वाली बता देना मुझे 1-2 दिन में जब भी आप करो। आपकी शायद इलेक्ट्रो वीडियो है अभी, बता देना बेटा, टाइम का बड़ा इशू है। ये फॉर्मूले थोड़ा ध्यान रखे आना, कल इसी पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे।